हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो चलिए आते हैं अपने सेशन पे। हम लोग NCERT के कक्षा 6 से 12वीं तक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि DSSB, KVS, NVS और बिहार BPSC TRE के क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और यदि आप UGC नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिस्ट्री के, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों और उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन ना आए, ये तो हो नहीं सकता। तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें, तभी आगे हम प्रिपरेशन करेंगे और साथ में मिल के प्रिपरेशन करेंगे। और हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो कि NCERT का क्वेश्चन है। और अभी इससे पहले हमने 4 चैप्टर तक क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है और आज ये 5वां चैप्टर है, जिसमें क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बने होंगे और पूछे गए होंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक प्राप्त पाठ्य पुस्तक क्या है? तो वेद है। वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम पाठ्य पुस्तक है। और वेद कितने हैं ये तो आप सभी को पता होगा कि वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है यह अथर्ववेद है। देखिए फ्रेंड्स, ये BPSC TRE 3.0 के क्वेश्चन है, जो कि अभी हाल ही में 11वीं 12वीं यानी कि PGT में 2024 का पेपर है, उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखते हैं। वेद भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तकों में प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह एक संहिता है जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद एक संहिता है, यानी कि ऋचाओं का संग्रह है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। याद रखिएगा। ऋग्वेद की तिथि के विषय में भी काफ़ी मतभेद है। मैक्स मूलर ईस्वी पूर्व 1200 से लेकर 1000 ईस्वी की तिथि मानते हैं ऋग्वेद को, जबकि जैकोबी ने इसका रचना काल 3य सहस्त्राब्दी बताया है। कई मतों पर विचार करने के उपरांत हम सामान्यतः ऋग्वेद को ईस्वी पूर्व 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का मान सकते हैं। ऋग्वेद को हम लोग कब मानते हैं? वैदिक काल इसे कहा जाता है। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को वैदिक काल मानते हैं। और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसमें उत्तर होता है, उत्तर वैदिक काल कहेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जो कि मैच करना है, यानी कि जोड़ियाँ बनाना है वेदांग और विषय से संबंधित। ये क्वेश्चन जो है DSSB PGT का क्वेश्चन है, 2014 में पूछ चुका है। इसमें मिलान करना है वेदांग से विषय का। कल्प किससे संबंधित है? निरुक्त किससे संबंधित है? व्याकरण किससे संबंधित है? और शिक्षा किससे संबंधित है? और इसका विषय यहाँ दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टार मार्क है, क्योंकि इसमें राइट आंसर जो है नहीं बताया गया है विभाग के द्वारा, स्टार मार्क किया गया है। तो देखते हैं यहाँ हम इसकी व्याख्या के द्वारा इसका कौन सा आंसर सही होगा। कल्प जो है ये वेद का हाथ माना गया है इसको, और धर्म विधि कर्म कांड के विषय में बताता है। निरुक्त को वेद के स्रोत कहा गया है और यह व्युत्पत्ति विषय को बताता है। व्याकरण जो है इसे वेद का मुख कहा गया है और व्याकरण ग्रामर शब्दों की मीमांसा करता है। और शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है। यह उच्चारण वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण की ज्ञान हमें देता है। DSSB ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना था। कल्प क्या है? कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। निरुक्त को क्या कहा गया है? तो निरुक्त को वेद के स्रोत कहा गया है। व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है और शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों में कुल श्लोकों की रचना की थी? तो ब्रह्मवादिनी कौन थी जो कि वेदों में कुछ श्लोकों की रचना की थी? तो वह थी लोपामुद्रा। यह AWS TGT का क्वेश्चन है, जो कि SST का 2015 में पूछ चुका है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। लोपामुद्रा प्राचीन भारत की एक नारी दार्शनिक एवं ब्रह्मवादिनी थी। वे महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी? तो महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। वे वेदों की व्याख्या एवं टीकाकार थीं। वेदों की व्याख्या एवं टीकाकार थीं लोपामुद्रा। इन्होंने वेदों के संदर्भ में कई मंत्रों और श्लोकों का निर्माण किया है। AES आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर B दिया है, जो कि गलत है। AES ने इस प्रश्न का उत्तर गार्गी को माना है, जो कि गलत है। यह लोपामुद्रा थी जिन्होंने वेदों में श्लोकों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन BPSC TRE के क्वेश्चन है, जो कि 2023 में हिस्ट्री से पूछे गए हैं। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ऋग्वेद जो है
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ई होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद जो है यह सबसे बाद का वेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, इसकी भाषा जो है संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा क्या है तो संस्कृत है। हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना गया है तो महर्षि वेद व्यास को माना गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। बालकिली के 11 सूक्त शामिल हैं। प्रोजैकोवी ने ऋग्वेद का रचना काल ईस्वी पूर्व 3रा मिलेनियम माना है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका रचना काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य स्वीकार किया। ऋग्वैदिक काल प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि इसी समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, विवाह करने, कला तथा युद्ध में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को इन सभी चीज़ों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वैदिक काल में प्रमुख देवता जो थे इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया है। इनके बाद अग्नि, अरुण, वरुण, नक्षत्र और देवियों में उषा, अदिति आदि पूजनीय देवियाँ थीं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोजैकोवी का मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया था। प्रोजैकोवी के अनुसार ऋग्वेद को कब लिखा गया था तो ईस्वी पूर्व 3रा मिलेनियम जैकोबी के अनुसार ऋग्वेद को लिखा गया था। व्याख्या में अभी हमने देख लिया, ये DSSB PGT का 2014 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है तो सबसे पुरातन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ये तो हम लोगों ने जान ही लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो ऋग्वेद में कौन से देवी का उल्लेख नहीं है तो सीता और तारावती आदि देवियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, जबकि उषा और अदिति का उल्लेख ऋग्वेद में है। ये भी DSSB PGT का 2015 का क्वेश्चन है और अभी हमने व्याख्या में पढ़ा भी कि उषा और अदिति आदि देवियाँ ऋग्वैदिक काल में पूजी जाती थी, जबकि सीता और तारावती जो थी ये ऋग्वैदिक कालीन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है BPSC स्कूल टीचर में पूछा जा चुका है, यानी कि BPSC बिहार TRE के क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था तो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए भी शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को इन सभी में हिस्सा लेने का अधिकार मिला था, इसलिए प्रारंभिक वैदिक काल ऑप्शन बी राइट आंसर है और DSSB PGT के 2021 के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो, व्याख्या पसंद आ रहा हो हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दो बनता है। अगला क्वेश्चन है वेदों की भाषा क्या है तो वेदों की भाषा संस्कृत है। ये भी हमने व्याख्या में पढ़ लिया है और ये भी DSSB PGT में पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है तो ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, ये BPSC TRE के क्वेश्चन है। तो यहाँ 1028 सूक्तों का संकलन ऋग्वेद में है और ये ऑप्शन में कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसकी व्याख्या भी हमने ऊपर कर दी है, तो इसलिए व्याख्या की आवश्यकता नहीं है और दी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ऋग्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, यजुर्वेद, कौशितकीय ब्राह्मण, सामवेद, गोपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद, पंचविंश ब्राह्मण। यहाँ वेद और यहाँ ब्राह्मण के बारे में दिया गया है, कौन सा ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, यानी कि ऋग्वेद जो है यह कौशितकी ब्राह्मण से, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है यह कौशितकी है और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है यह तैत्तिरीय है, सामवेद का ब्राह्मण जो है यह पंचविंश ब्राह्मण है और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेद और ब्राह्मण से जुड़े क्वेश्चन भी पूछे चुके हैं और पूछे जाते हैं। ये KVS हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, देखिए, जो कि 2018 में पूछ चुका है। देखिए यहाँ व्याख्या भी दे रखा है, ऋग्वेद कौशितकी ब्राह्मण है, यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविंश ब्राह्मण और अथर्ववेद जो है यह गोपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम बार किस ग्रंथ में औषधियों का उल्लेख किया गया है तो किस ग्रंथ में औषधियों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। KVS LDCE का PGT का एग्जाम्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ जो राइट आंसर है यानी कि अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधियों का उल्लेख किया गया है।
इसकी व्याख्या भी देखते हैं फ्रेंड्स। अथर्ववेद में प्रथम बार औषधियों का उल्लेख मिलता है। यह आयुर्वेद यानी कि जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद के अद्वाहिक सूत्र में मिलता है। अरुंधति अथर्ववेद में उल्लिखित एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। अंग, मगध और अयोध्या का उल्लेख भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। अंग, मगध और अयोध्या आदि नगरों का उल्लेख सर्वप्रथम कब मिलता है? तो अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में सभी सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये सबसे प्रमुख और VVI पॉइंट है। सभा और समिति को अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समाज में 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से इसमें बनाया जाता है। समाज में 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप से किसमें बनाया जाता है? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में समाज के 4 भागों यानी कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का प्रथम बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये जो क्वेश्चन है DSSB का क्वेश्चन है, PGT का 2014 का। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज के 4 प्रकार के वर्गों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ में गाय को अघन्य या अधन्य न हत्या करने योग्य कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? तो 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, वितस्ता यानी कि झेलम, परुशनी यानी कि रावी, अस्किनी, चेनाब, बिपसा, व्यास और शतुद्री, सतलज आदि नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद में टोटल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो 19 नदियों का उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। हल के फाल से जोती गई भूमि को सीता कहा जाता था, जबकि उपजाऊ भूमि को उर्वर कहा जाता था। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण, बढ़ई के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तक्षण का। ये BPSC TRE में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तथा सोने के सिक्कों को निष्क कहा गया है, जो कि स्वर्ण आभूषण का टुकड़ा होता था। तो फ्रेंड्स, ये सभी व्याख्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि DSSB PGT 2014 का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन हमने कर लिया इस चैप्टर से और बाकी के 15 क्वेश्चन आई थिंक बचे होंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन है कि जोती हुई ज़मीन को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो जोती हुई ज़मीन को वैदिक काल में उर्वर कहा जाता था या आई थिंक, लेकिन यहाँ दिया है कि नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा। जोती हुई ज़मीन को क्या कहा जाता था? यहाँ देखिए, उपजाऊ भूमि को उर्वर कहा जाता था और यहाँ पूछ रहा है जोती हुई ज़मीन को D, आई थिंक हमें उर्वर होगा। किंतु फ्रेंड्स, आप सभी देखिएगा और कमेंट करिएगा कि इसका ऑप्शन D राइट है या क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक वॉच करें फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो हम भी करते हैं और हमारी मेहनत का फल बस आपका एक लाइक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।